Good morning, everybody. Welcome you all once again in my own YouTube channel Balwinder Study Circle. So जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। और मैंने उसमें डिस्कस किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ अ क्वाजी फेडरल। Our Indian constitution is a quasi federal. Quasi federal means it is neither fully unitary nor fully federal. ना ही ये यूनिटरी है ना ही फुली फेडरल है. इट इज़ क्वाजी फेडरल. दैट मीन्स इसके यूनिटरी फीचर्स भी हैं और फेडरल फीचर्स भी हैं. सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हम डिस्कस करेंगे कि यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज क्वाजी फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. So I will start from the federal features of Indian Constitution. Federal features of Indian Constitution. फ्रेंड्स, फेडरलिज्म और यूनिटरी में डिफरेंस क्या रहता है? फेडरलिज्म मीन्स डिवीजन ऑफ पावर्स, ड्यूल पावर. फेडरलिज्म मीन्स जहां पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हो, किसी एक पर्सन के हाथ में पावर ना हो, किसी एक यूनिट के हाथ में पावर ना हो. जहां पावर डिवीजन होती, डिवीजन ऑफ पावर्स होती है बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस, उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म. यूनिटरी क्या होता है? यूनिट जैसे यूनिट मीन्स सिंगल, वन. यहाँ पे पावर जो है एक पर्टिकुलर अथॉरिटी, पर्टिकुलर गवर्नमेंट पे रहती है. जैसे इंडिया की इन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें इंडिया में, तो यूनिटरी कुछ फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे. यूनिटरी मींस वो फीचर्स यहाँ पे पार्लियामेंट की फुली, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो है फुली कंट्रोल करता है जिन सब्जेक्ट्स को, लाइक यूनिटरी सब्जेक्ट्स, ठीक है, जैसे डिफेंस सेक्टर है. ओके, उसी तरह फेडरल फीचर्स क्या हो जाते हैं जहां डिवीजन ऑफ पावर्स. सो इंडिया इज नाइदर फुली यूनिटरी नॉर फुली फेडरल. अगर हम टू एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म की बात करें इन वर्ल्ड, द टू एग्जांपल ऑफ द फेडरलिज्म इज यूएसए. यूएसए में जो है इट्स अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वहां पे कंप्लीट फेडरलिज्म है. इट इज अ कंप्लीट फेडरल स्टेट, वी कैन से. There is a complete division of power between center and the state. वहाँ पे सेंटर की कंप्लीट अथॉरिटी सेंटर पे नहीं है, स्टेट की अपनी इंडिपेंडेंट अपनी है और सेंटर की अपनी है. दोनों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली है. सो और अगर मैं कंप्लीट यूनिटरी की बात करूँ कि यहाँ पे पावर जो है सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, तो प्योर यूनिटरी स्टेट जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज द ग्रेट ब्रिटेन, यूके. यूके में जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती है. वहाँ पे जो पार्लियामेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो मोर पावरफुल है एज कंपेयर टू द स्टेट. बट इंडिया, फिर से मैं कह रहा हूँ, इंडिया में फेडरल फीचर्स भी हैं और यूनिटरी फीचर्स भी हैं. तो फर्स्ट आई विल डिस्कस द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो फेडरल फीचर्स में सबसे पहले फीचर जो रहेगा, जैसे मैंने डिस्कस किया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो फीचर है ये हमारा एक, दिस इज अ फेडरल फीचर. क्यों फेडरल फीचर है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फेडरल फीचर है? बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है, और उसमें सेंटर और स्टेट का जो है सेपरेट सेपरेट प्रोविजन दिया गया है. ओके, जैसे डिफरेंट, देयर आर 25 पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 25 पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें डिफरेंट हर मतलब सेंटर का अलग पार्ट में प्रोविजन है, और पार्ट 5 रिलेट्स विद द सेंटर एंड पार्ट 6 रिलेट्स विद द स्टेट. सो देयर इज अ, मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, ये कंपोनेंट जो है, दिस इज अ फेडरल बिकॉज देयर इज रिटन प्रोविजन फॉर बोथ द सेंटर एज वेल एज फॉर द स्टेट. नाउ सेकंड जो हमारा फीचर है
That is supremacy of constitution. Supremacy of ठीक है। जैसे ही मैंने पहले ही अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था दैट इंडिया देयर इज अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इन इंडिया प्रोसीजर इंडिया में क्या है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। एनी लॉ दैट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी डिक्लेयर नल और वाइड। उसको नल और वाइड डिक्लेयर किया जाता है बाय द जुडिशरी। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। और इसको फेडरल फीचर क्यों रखा गया है? क्योंकि जैसे स्टेट की अपने प्रोविजन है, सेंटर के अपने प्रोविजंस हैं। स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, सेंट्रल लिस्ट यूनियन लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों की अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है इट शोज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फिर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे दोनों का प्रोविजन है, सेंटर का भी और स्टेट का। दिस इज अ फेडरल फीचर। नंबर 3, independent judiciary. Another federal feature is the independent judiciary. फ्रेंड्स, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम इंटीग्रेटेड भी है और जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट भी है। जो इंडिपेंडेंट फीचर है इंडियन हमारी जुडिशरी का, दैट इज वी कॉल्ड इट एज अ फेडरल फीचर। व्हाई? इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स at the highest or the central level there is a supreme court which is the apex court, और स्टेट लेवल्स पे हमारे क्या है हाई कोर्ट। ठीक है, और बोथ इसमें जो जजेस जो अपॉइंट किए जाते हैं उनका एक फिक्स टेन्योर रहता है, उनकी फिक्स सैलरी रहती है। ठीक है, सेंटर एंड स्टेट इसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव का कोई भी इसमें रोल नहीं रहता इनकी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट है और सेंट्रल लेवल यूनियन लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है। सो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स कि जुडिशरी की जो जजेस जो रहते हैं सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, उनकी जो सैलरी है, उनकी टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ जो सर्विसेज हैं थ्रू आउट द सर्विस वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। ठीक है, और जजेस को ऐसे ही रिमूव नहीं किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। दे कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन केस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर। सो ये क्या शो करती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हमारा किस में आएगा, दिस इज अ फेडरल फीचर। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट फेडरल फीचर इज ड्यूल पॉलिटी। इंडिया देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ड्यूल पॉलिटी। ड्यूल पॉलिटी है लाइक सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और स्टेट लेवल पे हमारा रहता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये क्या हो गया ड्यूल पॉलिटी। ओके, तो ये भी क्या शो करता है, दिस इज ऑल्सो फेडरल फीचर। यहाँ सेंट्रल स्टेट दोनों का प्रोविजन हो। बाइकैमरलिज्म, bicameralism means two houses. Bicameralism means two houses. We know that जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट इट कंसिस्ट ऑफ द टू हाउसेज अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो टू हाउसेज हैं उसमें, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, लोकसभा में कौन होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स कौन होते हैं, जो एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहते हैं, जो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और राज्यसभा जो कि अपर हाउस है, लोकसभा जो कि लोअर हाउस है। जो अपर हाउस हमारा जो राज्यसभा रहता है, ठीक है, जो कि एक परमानेंट हाउस है, लोकसभा जो एक रिजॉल्विंग बॉडी है। तो राज्यसभा जो है, जो एक हमारा अपर हाउस परमानेंट हाउस जो है, इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स। इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स। ठीक है, जो मेंबर्स वहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं डिफरेंट स्टेट से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द राज्यसभा, एमपीज, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इन दैट केस वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म मतलब यहाँ पे
स्टेट्स की भी रिप्रेजेंटेशन है सेंटर में और एग्जीक्यूटिव की भी है. ओके, सो bicameralism is also a federal feature. And next one is most important federal feature. Another is rigid constitution. Rigid constitution. Rigid constitution. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है. बट ये जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड मीन फिक्स, जो इजीली चेंज ना हो सके, वो फीचर्स जो इजीली चेंज ना हो सके उसको हम बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे सिर्फ सेंटर अपनी मनमानी ना कर सके उन फीचर्स पे, यहाँ पे स्टेट की इन्वॉल्वमेंट भी हो उन फीचर्स को उसको कहा जाता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, लाइक देयर आर सम, अगर कुछ अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368, अंडर आर्टिकल 368 अगर हम अमेंडमेंट की बात करें, ठीक है, तो सम प्रोविजंस जो हैं इन केस ऑफ चेंजिंग द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, वहाँ पे स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. उस फीचर को इजीली चेंज नहीं किया जा सकता है सिर्फ ओनली बाय द सेंटर. वहाँ स्टेट की भी राय लेनी पड़ती है, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए. सो वो फीचर्स जहाँ पे स्टेट की इन्वॉल्वमेंट भी हो उसको कहा जाता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज द फेडरल फीचर. सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ से समटाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इवन कॉज लाइक इन मेंस में भी पूछा जाता है कॉजी फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसमें हमने यूनिटरी फेडरल फीचर्स बताने हैं. और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, वहाँ आपको ऑप्शन दिए होते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा फेडरल फीचर है, कौन सा यूनिटरी फीचर है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये आपको बताओ. तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट federal. Now we will discuss the unitary features. The unitary features of the Indian Constitution की अगर हम बात करें तो Indian Constitution जो है this is more unitary in nature and less federal. ठीक है, फेडरल फीचर्स कम है और यूनिटरी फीचर्स ज़्यादा हैं बिकॉज इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट वी कैन से इज द मोर पावरफुल. सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल एज द मोर पावर्स एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द यूनिटरी फीचर्स. यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो यूनिटरी फीचर्स में सबसे पहला फीचर जो हमारा रहता है दैट इज रेजिड्यूरी पावर्स. लाइज इन सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि रेजिड्यूरी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती है. तो रेजिड्यूरी पावर्स कौन सी पावर्स हैं? वो सब्जेक्ट्स जो हमारे 7 शेड्यूल में जो 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, उन लिस्ट के अलावा जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो उनमें नहीं हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा पावर है वो किसके हाथ में रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में. सो रेजिड्यूरी पावर्स ऑल लाइज इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो यहाँ पे पावर जो है सारी किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट. सो दिस इज अ यूनिटरी फीचर, नॉट अ फेडरल फीचर. अनदर वन इज single constitution. In India we have a single constitution, not a dual constitution like in USA. ठीक है, सो इंडिया में क्या है, यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर सेंटर एज वेल एज फॉर द स्टेट. और कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या है? सुप्रीम है, सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की. बट इन केस ऑफ अगर हम यूएसए की बात करें, यहाँ पे ट्रू फेडरलिज्म है, वहाँ पे वहाँ पे ड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, सेंटर का अलग से, स्टेट का अलग से. बट इंडिया में ऐसा नहीं है, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली.
There is a provision of one constitution only. Before the abrogation of Article 370, before the abrogation of Article 370 हटने से पहले 5 अगस्त 2019 से पहले JNK का एक्सेप्ट सिर्फ JNK का जो था अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। जितनी भी स्टेट्स हैं हमारी उन सभी में से सिर्फ JNK का, बट नाउ देयर इज फुली वन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद रिमूव होने के बाद में अभी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, तो ये भी प्रोविज़न क्या है जो हमारा रेजिडेंसी पावर्स सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ये रहती है हमारी। दिस इज द फीचर ऑफ यूनिटरी फीचर। नाउ नेक्स्ट इज इंडियन स्टेट्स। जो हमारी इंडियन स्टेट है, आर्टिकल 1 सेज, जो हमारा आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इंडियन इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडियन इज अ यूनियन ऑफ indestructible यूनियन ऑफ स्टेट्स विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। स्टेट्स जो है उनको क्या किया जाता है, डिस्ट्रक्टिबल, मतलब उनको सेंटर उनको चेंज कर सकती है, उनकी बाउंड्रीज कम ज़्यादा कर सकती हैं। ओके, चेंजिंग द नेम ऑफ द स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट by joining two states or by separating one state into two states। किसी भी 2 स्टेट्स में से एक स्टेट बनाना, किसी स्टेट को यूटी बनाना या यूटी को स्टेट बनाना, ये सब किसकी पावर है, सेंटर की। किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना, ये सब किसकी पावर है, सेंटर की। ठीक है, देयर इज अ प्रोविजन इन द आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 3 इन द आर्टिकल 2 कहता है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, क्या प्रोसीजर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, और चेंजिंग नेम ऑफ स्टेट्स और यूटीज, तो ये सारी किसके हाथ में पावर रहती है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। किसी भी स्टेट को फॉर्म करना, जैसे JNK को यूटी से स्टेट किया, जैसे तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना फॉर्म की गई, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट। किसी भी स्टेट को मतलब डिवाइड करना, जब 2 स्टेट्स को कंबाइन करके एक स्टेट बना देना, ये सारी पावर किसके हाथ में रहती है, सेंटर के हाथ में। सो दिस इज ऑल्सो ए यूनिटरी फीचर। नाउ नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जैसे पहले डिस्कस किया कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जो जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट भी है और इंटीग्रेटेड भी है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो क्या हमारा फेडरल फीचर है। उसी तरह इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज अवर यूनिटरी फीचर। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मीन्स आवर जुडिशरी सिस्टम इज इंटीग्रेटेड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट। Below the Supreme Court, there is a High Court at the state level, and district level we have the district courts. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर को हम, उसकी जजमेंट को हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश कर सकती है, अपनी डिफरेंट रिट्स के अंडर अपील की जा सकती है, और वो कंट्रोल करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है, लोअर कोर्ट्स को कंट्रोल करती है। So we can say that Supreme Court is the apex court and all other works under the supervision of the Supreme Court, lower courts. So this is called integrated judiciary. So integrated judiciary, तो ये भी क्या है हमारा unitary feature, not a federal feature. Next one, flexible constitution.
फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे पहले हमने डिस्कस किया रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है हमारा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, दिस इज़ अ फेडरल फीचर बिकॉज वहाँ पे सेंटर अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, वहाँ स्टेट्स की जो फीचर्स जहाँ पे वो अमेंडमेंट्स जहाँ पे स्टेट की इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए उनको हम कहते हैं फेडरल फीचर्स। सो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो रहता है जो चीज़ इजीली मोल्ड की जाए, चेंज की जाए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, उसको कहते हैं यूनिटरी फीचर। लाइक चेंजिंग द नेम ऑफ द स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, यहाँ पे सारी अथॉरिटी किसके हाथ में रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। इसके साथ में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। इन इंडिया देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में क्या है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही संविधान है सबके लिए, ठीक है, जो हमारी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर एंड स्टेट के लिए सेम है। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, वन, दैट मीन्स दिस इज अ यूनिटरी फीचर एंड वन सिंगल एंड सिटीजनशिप, ठीक है। और सिटीजनशिप भी जो है सिंगल सिटीजनशिप है, ना कि ड्यूल सिटीजनशिप है। लाइक यूएसए, या यूएसए में क्या है, यूएसए में देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप बिकॉज यूएसए इज कंप्लीट फेडरल स्टेट, वहाँ पर डिवीजन है पावर्स की, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप में कोई लॉ में कोई भी चेंज करना है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है, ठीक है। सो दैट इज वाई दिस सिंगल सिटीजनशिप इज ऑल्सो अ यूनिटरी फीचर। And some other important features, unitary features are like appointment of governor, appointment of governor by the central government, वहाँ पे भी स्टेट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो सारी अथॉरिटी किसके हाथ में रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो वो भी कौन सा फीचर हो गया हमारा, यूनिटरी फीचर। ठीक है। सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट फीचर जो यूनिटरी फीचर है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर को भी अपॉइंट करने की पावर जो है वो किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज governor is appointed by whom, governor is appointed by the president of India and president is the part of the parliament। ठीक है, नेक्स्ट, और इसके साथ में देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, तो इमरजेंसी जितनी भी 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज है, चाहे वो हमारी नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, चाहे वो स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो यहाँ पे स्टेट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये भी जो है इमरजेंसी प्रोविजंस भी हमारे जो हैं, ये फीचर भी किस में आएगा, हमारा यूनिटरी फीचर में। ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक अंडर आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IFS, IPS जो हमारी सर्विसेज रहती हैं, ये भी जो है
किस में आएगी हमारी यूनिटरी फीचर में। क्यों? बिकॉज ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं इनकी रिक्रूटमेंट कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकी रिक्रूटमेंट कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल्दो फिर on the basis of that they also serve to the state also, but इनको रिक्रूट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ऑल इंडिया सर्विसेज भी जो है दिस इज अ यूनिटरी फीचर, नॉट अ फेडरल फीचर। सिंगल सिटीजन हो गया, इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी हो गया, गवर्नर अपॉइंटमेंट, एंड अनदर इज integrated इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है दैट कंडक्ट्स इलेक्शंस बोथ एट द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट लेवल। दैट मीन्स इलेक्शन कमीशन ही जो है पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर की जो एमएलएस की और एमपीज इन द लोकसभा की इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाती है। ठीक है, सो वी कैन से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। सेम इलेक्शन कमीशन जो है सेंट्रल लेवल पे वही जो है क्या करती है? इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, और उनके मेंबर्स इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, दे आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द प्रेसिडेंट। और स्टेट की यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो ये भी फीचर जो हमारा है ये क्या रहेगा? यूनिटरी फीचर। अनदर फीचर इज integrated audit system or CAG, Comptroller Auditor General of India। integrated audit system। तो ऑडिटेड सिस्टम किसके हाथ में रहता है? CAG, कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, हु इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड वन मोर थिंग, जो CAG है वो जितने भी वही सारे अकाउंट्स को जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहाँ कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, इन सबको मेंटेन करता है और इन सबको देखता है कि क्या जो पैसा निकाला जा रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, सही तरीके से निकाला जा रहा है या गलत तरीके से निकाला जा रहा है। दैट मीन्स ये ऑडिट करता है सेंटर और स्टेट, इवन एट द यूटी, सबके अकाउंट्स को। देयर इज़ नो सेपरेट ऑडिट मशीनरी एट द सेंट्रल लेवल, वो सेम ही है स्टेट और सेंटर की। तो ये भी क्या रही? इंटीग्रेटेड रही ना, सिंपल वन। तो CAG वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहेगा, पार्लियामेंट के। सो दिस इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनदर एक और फीचर है इंपॉर्टेंट, some bills which are reserved by the governor of the state for the reconsideration of the president. Reservation of bills. Reservation of bills of state legislature by governor. Reservation of bills of state legislature by governor for president of India. गवर्नर के पास ये अथॉरिटी होती है अंडर आर्टिकल 200 की, वो स्टेट लेजिस्लेचर के बिल्स को क्या कर सकता है, जहां उसको लगे कि मुझे रिजर्व रखना है फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और उन बिल्स को प्रेसिडेंट के पास फुली पावर है, फुली विटो है कि उन बिल को पास करे, विदहेल्ड करे, ठीक है, असेंट दे या ना दे। दैट इज फुल विटो पावर इन द हैंड्स, लाइज इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ द बिल्स विच आर रिजर्व्ड बाय द गवर्नर। जो गवर्नर स्टेट बिल्स रिजर्व रखता है, उन बिल्स को प्रेसिडेंट के पास फुल अथॉरिटी है, फुल पावर है, फुल विटो है, उसको पास करना, विदहेल्ड करना, असेंट देना या ना देना। सो यहाँ पर भी इन बिल्स में भी फुल पावर किसके हाथ में रहती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये थे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट
unitary features and federal features of the Indian Constitution. On this basis आप देख सकते हैं कि हमारा that is why हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का जो this is neither fully unitary nor fully federal, but it is more unitary and less federal. So that is why we call Indian Constitution to be as a quasi-federal. ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बलविंदर स्टडी सर्कल चैनल को करते रहिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।